आज का टॉपिक औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति है। भू राजस्व औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने जितने भी राजस्व नीति से संबंधित प्रोग्राम लागू किए, उनके दो उद्देश्य थे। प्रथम उद्देश्य तो यह था, हमारी अस्थायी इनकम होनी चाहिए तथा आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरा, किसानों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। अंग्रेजों ने यहां पर अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था इनको लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त नंबर 1, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है, यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय जमींदारों से की गई है। इस व्यवस्था के निर्धारण में सर जॉन सोर व जेम्स ग्रांट की सहायता ली गई। इस बंदोबस्त में जॉन सोर ये चाहते थे कि समझौता जमींदारों के साथ होना चाहिए, जबकि जेम्स ग्रांट यह समझौता किसानों के साथ करना चाहते थे। अंतिम रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह समझौता जमींदारों के साथ किया। मतलब जमींदार भूमि के मालिक बना दिए गए और जमींदारों को लगान वसूलने का अधिकार दिया। इन्हें पूरी भूमि का स्वामी मान लिया गया। इसमें जमींदार लगान वसूली में जितना भी लगान वसूल करता था, उसका 11% अपने खर्चे, अपने वहन के लिए रखता था। बाकी बचा राजस्व उसको कंपनी के खाते में जमा करना होता था। अब यहां पर क्या बात हो रही है, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का मालिक बनने से किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। जमींदारों को यह अधिकार मिल गया कि जब चाहे वो किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर सकता था, साथ ही लगान अधिक से अधिक वसूलने लगा। इससे क्या हुआ, किसानों की स्थिति और बदतर होती चली गई। जैसे मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने ये जो प्रोग्राम लॉन्च किए थे, इसके दो उद्देश्य रखे थे। एक तो मतलब है हमारी इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए, दूसरा किसानों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, अंग्रेजों का पहला उद्देश्य तो पूरा हो गया, परंतु दूसरा उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। बाकी किसानों की स्थिति और बदतर होती चली गई और ये किसान जो है जमींदार की दया पर आ गए। उसी प्रकार देखिए जो है, यह व्यवस्था, यह बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस खंड, इन उत्तर प्रदेश के बनारस खंड, कर्नाटक में लागू किया गया है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत
ब्रिटिश साम्राज्य की कुल भूमि का 19% भूमि इसके अंतर्गत आती थी। अब इसी के साथ इसमें जो है अंग्रेजों ने 1793 के रेगुलेशन 14 को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत यदि जमादार सरकार को लगान को उचित समय में भुगतान नहीं करेगा तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इससे यह हो गया कि जमींदारों को जो भी टाइम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार उनको लगान देना ही पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने सूर्य अस्त का कानून बनाया, यानी लॉ ऑफ सनसेट। यदि लगान चुकता करने की अंतिम तिथि तक लगान नहीं देता है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी संपत्ति जब्त करके दूसरों को बेच दी जाएगी। इसके कारण जमींदार या फिर ये भी नाखुश थे। दूसरे पॉइंट यहां पर एक और आता है, इसी व्यवस्था के अंतर्गत यानी अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ही बंगाल में अनुपस्थित भूस्वामी, जिसे कहते हैं अब्सेंट लैंड लॉर्ड, का उदय हुआ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो वास्तविक जमींदार जो कलकत्ता में रहते थे और लगान वसूल करने के लिए अस्थायी रूप से किसी को नियुक्त करते थे या दलालों को नियुक्त करते थे। अब राजस्व वसूली का कार्य दलालों को सौंप देता, ये दलाल ही अनुपस्थित जमींदार कहलाए। अब अस्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों को या कंपनी को दो लाभ हुए। दो कौन कौन से लाभ थे? एक, कंपनी की आय निश्चित व अस्थायी या परमानेंट हो गई। जमींदार के रूप में उन्हें एक ऐसा वर्ग मिला जो उनके लिए पूरी वफादारी करता था। अब अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार ही एक त्रिस्तरीय ढांचे का विकास हुआ। विकास में त्रिस्तर में कौन कौन थे? जमींदार, किसान और कृषक मजदूर। अब इसी अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ही ऋण देने वाले साहूकार व बिचौलिए वर्ग का भी उदय हुआ। ये तो बाकी तो मतलब काफी लंबा बनेगा, इसको तो मैं बात नहीं सी ध्यान रखनी। इसके अंतर्गत जो है दूसरा प्रोग्राम है हमारा महलवारी। बंदोबस्त। अब महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या है देखिए, आपका जो है इसके अंतर्गत हमने एक गांव को इकाई मान लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था को मार्टिन बर्ड ने 1833 में शुरू किया। इस व्यवस्था में संपूर्ण गांव या महल को भू राजस्व की इकाई माना जाता था और यहाँ के जो लोग सम्मिलित रूप से लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। गांव के लोग अपने मुखिया द्वारा निर्धारित समय पर लगान अदा करते थे और यह व्यवस्था 30 वर्ष के लिए लागू की गई थी। महलवारी व्यवस्था को उत्तर पश्चिम भारत, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया है। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत अंग्रेजों की कुल भूमि का 30% क्षेत्र आता था। यह महलवारी व्यवस्था
असफल रही, क्योंकि लगान दर बहुत ज़्यादा ऊंची थी। इसमें लगान दर को 66% तक वसूल किया जाता था। इसी के अंतर्गत अंग्रेजों और जमींदारों या फिर साहूकारों एवं कृषकों के बीच कटु संबंध बनते चले गए। अब लगान देने के लिए किसान साहूकार से लोन लेता था और वक्त उस पर वापस नहीं कर सकता था, तो इसलिए मतलब यह है साहूकार उसकी जमीन को जब्त कर लेता था। तीसरा प्रोग्राम है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब ये रैयतवाड़ी क्या था? रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सर्वप्रथम इस व्यवस्था को कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, आसाम आदि क्षेत्रों में लागू की गई है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को मद्रास में मुनरो ने लागू किया तथा बंबई प्रेसिडेंसी में भी इसको लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आती थी। इसमें किसान भूमि के स्वामी होते थे और स्वयं कुल उपज का 33 से 35% लगान कंपनी को अदा करते थे। भुगतान हेतु इसमें स्वयं किसान जिम्मेदार होते थे। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की ऊंची दर होने के कारण किसान महाजन के चुंगल में फंसता चला गया। किसान और महाजन के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही है। अब जितने भी अंग्रेजों ने भारत में जितने भी नीति या प्रोग्राम लागू किए हैं, उन्होंने अपना बेनिफिट देख के हिसाब से ही इसको लागू किया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो प्रोग्राम लॉन्च किए थे, इनमें 2 उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए बनाए थे। एक तो था हमारी इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए, दूसरा था किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। पर देखिए, पहला तो इनका प्रोग्राम सफल हुआ, पर किसानों की स्थिति सफल ना होकर उनकी बहुत बदतर हो गई। वो अधिकतर किसान भूमिहीन हो गए। अब कृषि पर क्या प्रभाव पड़े, इसका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।